अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा प्रीवियसली मैं रिवाइज करूंगी ताकि लास्ट टाइम इनको कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, ज्वाइनिंग में इशू था, तो उनके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कौन से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं था किया, ताकि मैं स्टार्ट से स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं आगे से स्टार्ट करूँ।
अभी मैंने क्वेश्चन पूछा ना, आप लोग उनके आंसर दो, ठीक है? अटेंडेंस बाद में होगी। अच्छा, फिर मैं शुरू से ही रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी। ठीक है, हम डिस्कस करे थे लास्ट टाइम कोर्स ऑफ एथिक्स, ठीक है? कौन से एथिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है? और कुछ हमने इवेंट डिस्कस किए थे जिनकी बेस पे ये एथिक्स डेवलप हुए थे, ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम जो हम इवेंट डिस्कस करेंगे हिस्ट्री में, वो कोई भी एथिक्स को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है? एथिक्स हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके राइट्स को मेंटेन कर सकें, ठीक है? फुलफिल कर सकें। जब हम एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो हम उनके राइट्स को ब्रीच करते हैं, ठीक है? एथिक्स मोस्टली हमारी लाइफ में अगर आप लोग देखो तो हम हर जगह पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? एथिक्स की वजह से हम देखते हैं अच्छे और बुरे में क्या डिफरेंस है, ठीक है? गुड क्या है, इवल क्या है, मोरल वैल्यूज क्या है, नॉन मोरल वैल्यूज कौन सी हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास एथिक्स है। नर्सिंग एथिक्स में भी है कि नर्सिंग प्रोफेशन में भी एथिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू, चाहे उसकी ड्यूटीज खुद की ड्यूटीज हो, ठीक है, चाहे जो उसके साथ कोलीग्स हैं उनके राइट्स को वो देखना चाहिए, जो पेशेंट्स हैं उनके साथ डीलिंग करते हैं तो उसमें भी एथिक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। कुछ इवेंट्स हैं प्रीवियसली हिस्ट्री में, ठीक है, तब वो एथिक्स को फॉलो नहीं थे करते, उनकी बेस पे हमारे पास एथिक्स आए थे, ठीक है? जैसे नंबर 1 पे है नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसकी बेस पे फर्स्ट हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स आए थे। नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने? नाजी एक क्या थी, एक कोई पार्टी थी, ठीक है? वहां पे रेशियल वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है? तो उसकी बेस पे उन्होंने नाजी जो पार्टी थी उसको उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? इन्होंने प्रिजनर पे स्टडी की थी जो उस टाइम जेल में थे, उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट्स को, ठीक है? उनसे कोई इन्होंने कंसेंट नहीं लिया कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टडी में कि नहीं करना चाहते, उन्होंने फोर्सफुली अप्लाई किया अपना रिसर्च वर्क, ठीक है? अब कुछ एक्सपेरिमेंट बता देंगे, जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर, मलेरिया, पॉइजन, टाइफस फीवर एंड टेस्टेड ड्रग्स, सर्जरीज विदाउट एनेस्थीसिया, ठीक है? यहाँ पे वो क्या था, यहाँ पे फिजिकली इंजरीज के चांसेस थे, ठीक है? मेंटली इंजरी के चांसेस थे, इवन थे यहाँ पे डिसेबिलिटीज और डेथ भी होती थी, ठीक है? क्योंकि वो किसी एथिक्स को फॉलो नहीं करते थे और यहाँ पे इन्होंने कोई कंसेंट नहीं लिया था, सब्जेक्ट्स हैड नो अपॉर्चुनिटी टू रिफ्यूज द पार्टिसिपेशन, ठीक है? जब हम इनफॉर्म कंसेंट लेते हैं, इट मींस एग्रीमेंट होता है कि जो पार्टिसिपेंट हमारी स्टडी में इन्वॉल्व है या पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी अपनी फीलिंग है कि वो इस स्टडी में पार्टिसिपेशन करना चाह रहा है, ठीक है? लेकिन प्रीवियसली अगर आप देखो तो कोई भी किसी भी एथिक को फॉलो नहीं किया गया था, ठीक है? यहाँ पे टोटली क्या है, इंसान को अगर आप देखो दूसरे लफ्जों में तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते, ठीक है? टोटली इन पे जुल्म कर रहे थे। जुल्म से बचाने के लिए फिर कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए, ठीक है? तो नाजी एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हुए थे वो थे न्यूरमबर्ग कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कोड है, इसमें 10 आपके पास एथिक्स कोड आएंगे, ठीक है? अभी जो बीएसएन को रिसर्च का पेपर है उसमें उनका एक ये भी क्वेश्चन था, ठीक है? 10 एलिमेंट्स उन्होंने लिखने थे इस कोड के। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एथिक्स आते हैं, ठीक है? मिस ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स इन नाजी एक्सपेरिमेंट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूरमबर्ग कोड, ठीक है? वहां पे ह्यूमंस को ट्रीट नहीं किया गया था, मिस ट्रीट किया था, इसकी बेस पे ये कोड डेवलप हुए, ठीक है? इसमें डिफरेंट 10 हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, इसमें गाइडलाइंस बता दी गई है कि किन किन एथिक्स को हमने फॉलो करना है, ठीक है? ये हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं न्यूरमबर्ग कोड के। नंबर 1 पे आप देखो तो वॉलंटरी कंसेंट इज एसेंशियल, ठीक है? जो नाजी एक्सपेरिमेंट में नहीं थी।
नंबर 2, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मस्ट बी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसका रिजल्ट सोसाइटी के लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नाजी एक्सपेरिमेंट में देखो तो उसमें क्या था, फिजिकल इंजरीज थी, ठीक है, मेंटल इंजरीज थी और डेथ था, मतलब वो गुड नहीं था सोसाइटीज के लिए। ठीक है, नंबर 3, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम कोई भी अगर ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे पहले हम एनिमल पे अप्लाई करते हैं कि उससे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, देन हम ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये एलिमेंट आ गया, कोई भी स्टडी करनी है तो उससे पहले प्रीवियसली एनिमल पे स्टडी होनी चाहिए। नंबर 4 पे, एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड बाय अवॉइडिंग फिजिकल मेंटल सफरिंग एंड इंजरी। ठीक है, अब जो भी अपने एक्सपेरिमेंट करने हैं उसमें फिजिकली इंजरी नहीं होनी चाहिए, ना ही मेंटल इंजरी होनी चाहिए। ठीक है, नाजी एक्सपेरिमेंट में ये दोनों चीजें भी प्रेजेंट थी, मतलब इस प्रिंसिपल या एलिमेंट की भी उन्होंने एलिमेंट को ब्रीच किया। नंबर 5, नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड इफ इट इज बिलीव टू कास्ट डेथ और डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से डिसेबिलिटी होती है कि इवन डेथ तक हो जाती है तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गए कोड ऑफ एथिक्स जिनको हम फॉलो करते हैं। नंबर 6, द रिस्क शुड नेवर एक्सीड द बेनिफिट्स। ठीक है, अब आपकी स्टडीज में जो रिस्क है वो बेनिफिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेनिफिट ज्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, रिस्क आपके कम होने चाहिए। अगर रिस्क आपके ज्यादा है और बेनिफिट्स आपकी स्टडी में कम है तो वो स्टडी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 7, एडिकेट फैसिलिटीज शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जितना हो सके आप फैसिलिटेट करो सब्जेक्ट को ताकि उसके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें। एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली बाय द क्वालिफाइड साइंटिस्ट। अब एक्सपेरिमेंट हमेशा क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उन्हें ही कंडक्ट करने चाहिए। नंबर 9, सब्जेक्ट शुड बी एबल टू एंड देयर पार्टिसिपेशन एट एनी टाइम। ठीक है, अब इनफॉर्म कंसेंट में हमने एक लाइन ये भी लिखी होती है कि पार्टिसिपेंट्स की अपनी मर्जी को किसी भी टाइम पे विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पे वो रिफ्यूज कर सकते हैं या स्टडी से जा सकते हैं। तो एक ये भी हमारे पास एलिमेंट आ गया एथिक्स का। ठीक है, नंबर 10 पे द साइंटिस्ट इन चार्ज मस्ट बी प्रिपेयर टू टर्मिनेट द एक्सपेरिमेंट व्हेन एनी डिसेबिलिटी डेथ इज लाइकली टू अकर। ठीक है, अगर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसे लगता है कि उसे डेथ के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, डिसेबिलिटी हो सकती है, तो वो एक्सपेरिमेंट वहीं पे स्टॉप कर देगा। ये 10 एलिमेंट्स हैं न्यूरम
अब आ रही है आवाज मेरी? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। ठीक है, इसमें भी यही बताया गया है कि कौन कौन से एथिक्स आपने फॉलो करनी है। ठीक है, जितना हो सके आपने केयर देनी है ताकि सब्जेक्ट को आप हार्म से बचा सको। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होनी सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में इन्वेस्टिगेशन मस्ट प्रोटेक्ट लाइफ एंड हेल्थ ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट, जो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेशन दे रहा है उसकी लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना रिसर्चर का काम है। नेक्स्ट एक और इवेंट है। ठीक है, टू स्केजी सिफिलिस स्टडी। इसमें भी अगर आप मेन पॉइंट देखो तो इसमें भी यही था कि इन्होंने कंसेंट नहीं लिया था, फोर्सफुली इन्होंने दो ग्रुप ले लिए थे, एक जिनको सिफिलिस नहीं था और एक जिनको अनट्रीटेड जिनको सिफिलिस था। ठीक है, अब इसमें उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बताया था उन्हें कि ये जो आपकी स्टडी है जिसमें आप पार्टिसिपेट करें उसमें आपको 6 मंथ रिक्वायर होंगे। ठीक है, लेकिन वो स्टडी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स या आई थिंक 40 ईयर्स तक ये स्टडी गई थी। ठीक है, तो इट मीन्स के यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्म कंसेंट भी नहीं दिया और सेकंड जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर इन्फॉर्मेशन वो नहीं बता रहे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे भी क्यों कह रहे थे कि उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो ट्रीटमेंट क्या था, वो उनका स्पाइनल टैप लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनको वो एनेस्थीसिया तक नहीं देते थे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने के लिए सिफिलिस का वो स्पाइनल टैप लेते थे और यहाँ पे वो एनेस्थीसिया उनको नहीं देते थे। ठीक है, और उनसे कंसेंट भी नहीं लिया था। इट मीन्स यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सारे एथिक्स को उन्होंने ब्रीच किया है। ठीक है, और इस यहाँ पे भी पार्टिसिपेंट पे जुल्म हो रहे हैं। एक और स्टडी है विलो ब्रुक स्टडी। ठीक है, यहाँ पे भी एथिक्स को ब्रीच किया गया था। ये स्टडी इन्होंने हेपेटाइटिस पे स्टडी करने के लिए इन्होंने पार्टिसिपेंट्स लिए थे। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन से थे? मेंटली रिटार्डेड बच्चे। ठीक है, अब ये हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो कंसेंट नहीं दे सकते, तो इन ऐसे लोगों पे हम स्टडी भी नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम अपनी स्टडी में एनरोल नहीं कर सके, तो उन्होंने मेंटली रिटार्डेड बच्चों पे स्टडी की। ठीक है, कंसेंट उनसे परमिशन ली नहीं, उनको फोर्सफुली उन्होंने अपनी स्टडी में इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट एक और स्टडी है ज्यूइश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी। ठीक है, कैंसर सेल्स पे स्टडी करनी थी इन्होंने, तो उन्होंने हॉस्पिटल से सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे भी इन्होंने कंसेंट उनसे नहीं लिया। ठीक है, मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फोर्स दिया जा रहा है जिस एथिक्स पे वो है इन्फॉर्म कंसेंट। इंपॉर्टेंस क्या है एथिक्स की रिसर्च में? प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप्स एंड अदर स्टडी पार्टिसिपेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जब हम एथिक्स को यूज करते हैं तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर सेफ गार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, वो टोटली फ्री होते हैं कि उनकी अपनी मर्जी की विलिंग है, वो पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। हम टोटली उन्हें डिटेल में इंफॉर्मेशन बताते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं क्या रिस्क हैं, ये सारी चीजें हमारी एक्सप्लोइटेशन में आ जाती हैं। एस्टेब्लिश रिस्क बेनिफिट रेशो फॉर स्टडी सब्जेक्ट्स। ठीक है, हम रिस्क बेनिफिट रेशो भी डेवलप करते हैं कि अगर हम ये स्टडी करें तो कितने परसेंट रिस्क होगा, कितने परसेंट बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। अगर बेनिफिट्स ज्यादा हैं तो हम वो स्टडी कंटिन्यू करेंगे, अगर बेनिफिट्स कम है और रिस्क ज्यादा है तो हम वो स्टडी नहीं करेंगे।
ensures fullest respect, dignity, privacy, डिस्क्लोजर एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम एथिक्स को फॉलो करेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट होगी, डिग्निटी मेंटेन रहेगी, प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, टोटली जो इन्फॉर्मेशन हम उनसे लेंगे वो टोटली कॉन्फिडेंशियल रहेगी और फेयर ट्रीटमेंट हम देंगे सारे पार्टिसिपेंट्स को। बिल्ड्स कैपेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट पार्टिसिपेशन इन स्टडी। ठीक है, एथिक्स की वजह से अब उनकी कैपेबिलिटी होगी सब्जेक्ट की, वो या तो पार्टिसिपेट कर लें या वो स्टडी से विड्रॉल हो जाए। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, अब ये भी इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, बेलमोंट रिपोर्ट के अगर बेस पे आप देखो तो हमारे पास मेन 3 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर हमारे पास प्रिंसिपल्स आते हैं, लेकिन अगर हम एएनए की बेस पे देखें तो हमारे पास टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास बेनिफिसेंस आ गया बेलमोंट रिपोर्ट की बेस पे। अगर हम एथिकल प्रिंसिपल्स देखें एएनए के तो उसके मुताबिक बेनिफिसेंस हमारा ही प्रिंसिपल नंबर 2 में आता है। अगर आपके पास एथिकल प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही मेंशन कर देना बेलमोंट रिपोर्ट ऊपर लिखना। ठीक है, कि उसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, और उसके आगे ऐसे ही ब्रैकेट में आप लोग लिख देना कि एएनए की बेस पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 2 पे प्रिंसिपल आता है बेनिफिसेंस। ठीक है, फिर हमारे पास बेलमोंट की रिपोर्ट की बेस पे जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। अगर हम एएनए की बेस पे देखें तो इसके अंदर फर्दर जो 2 प्रिंसिपल्स हैं उसको हमने प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 3 का नेम दे दिया। ठीक है, जिसमें है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड राइट टू फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल 1 एंड 3 आ गया और ऊपर हमारे पास जो बेनिफिसेंस है वो प्रिंसिपल 2 आ गया अकॉर्डिंग टू एएनए। एएनए से क्या बनता है? ठीक है, एनएस अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, इन्होंने गाइडलाइंस दिए होते हैं, ये प्रिंसिपल बताए होते हैं जिनको हम फॉलो करके रिसर्च करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल आ गया जस्टिस। बेलमोंट की बेस पे थर्ड हमारे पास प्रिंसिपल है जस्टिस। ठीक है, ब्रॉड प्रिंसिपल। उसके आगे फर्दर हमारे पास इसके अंदर 2 और प्रिंसिपल्स आते हैं, जो अगर हम एएनए की बेस पे देखें तो वो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 4 आ गया और प्रिंसिपल नंबर 5 आ गया। ठीक है, जिसमें है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट देख लेते हैं बेनिफिसेंस में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अभी आप लोग 10 मिनट की ब्रेक ले लो नमाज के लिए। ठीक है, अभी 5:30 हुए तो देन 5:40 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से मूव नहीं करना, यहीं पे स्टे रहना है। ठीक है, फिर इश्यूज होते हैं इसमें दोबारा से ज्वाइनिंग के। जी, साथ लिख दोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, बेलमोर की बेस पे लिखोगे तो हमें लगेगा सिर्फ 3 है। ठीक है, एएनए की बेस पे लिखोगे तो सॉरी आप नीचे लिख दोगे। अगर आप एएनए की बेस पे नहीं भी लिखते तो इसी तरह बेनिफिसेंस में फर्दर आपके कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, फिर जस्टिस में आपके कौन कौन से फर्दर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए बेस्ट यही है कि आप पूरा डिटेल में आप लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
अच्छा, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो ठीक है। सभी अटेंडेंस लगाओ ताकि फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ। जी अटेंडेंस लगाओ, फातिमा ने भी अटेंडेंस लगाई है, मेमूना ने लगाई है अटेंडेंस, बाकी किधर है सब?
जो 6 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ 6 लोगों ने अटेंडेंस बोली तो उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, अभी हम देख रहे थे बेनिफिशेंस। बेनिफिशेंस में क्या है कि आपके हाँ मिनिमाइज होने चाहिए और बेनिफिट्स आपके मैक्सिमम होने चाहिए। बेनिफिशेंस में क्या कहता है, राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म एंड डिस्कम्फर्ट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड बेनिफिट्स फ्रॉम रिसर्च। ठीक है, बेनिफिशेंस में हम ये चीजें देखते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करो और रिस्क जो है वो मैक्स मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। ये कुछ रिस्क बेनिफिट रेशियो बता देगी कौन कौन से पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ये है कि कोई इंटरवेंशन आप ऐसी स्टडी करें जो पहले उस पार्टिसिपेंट के लिए अवेलेबल नहीं थी, तो मे बी वो उससे बेनिफिट ले ले। ठीक है, फ्रेंडली वो डिस्कस करता है, कर सकता है पार्टिसिपेंट के साथ, उसकी नॉलेज नॉलेज इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, वो दूसरों की हेल्प भी कर सकता है अगर उसको रिसर्च से कोई फायदा होता है तो। पोटेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, फिजिकल हार्म हो सकता है, फटीग, बोर्डम, फिजिकल डिस्कम्फर्ट, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, सोशल रिस्क हो सकते हैं, प्राइवेसी खत्म हो सकती है और लॉस ऑफ टाइम हो सकता है। ठीक है, कुछ मेजर्स रिस्क बता देंगे जो स्टडीज में हो सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ और ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, इसमें फर्स्ट में आगे सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसका क्या मतलब है कि पार्टिसिपेशन के पास राइट है कि वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपकी स्टडी में। ठीक है, आप उसको कोई भी पेनल्टी नहीं दोगे अगर वो आपकी स्टडी से रिफ्यूज कर दे इन्फॉर्मेशन देना या विड्रॉल कर दे आपकी स्टडी से। द राइट टू फुल डिस्क्लोजर, इसमें क्या है कि हम टोटली उसको बताएंगे कि इस स्टडी में हम क्या करने जा रहे हैं, पर्पस क्या है हमारा स्टडी का, क्या ड्यूरेशन क्या है हमारी स्टडी का, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी रिसर्चर्स की, पार्टिसिपेंट्स के क्या राइट्स हैं। ठीक है, रिस्क और बेनिफिट रेशियो कितना है उनकी स्टडी में। इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, जिसमें आ सकता है नेगेटिव इंडिविजुअल्स टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स, बायस के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट क्या है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन विदाउट पार्टिसिपेंट्स नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमें पार्टिसिपेंट्स को आइडिया भी नहीं होता कि हम उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ऑब्जर्व करके कोई चीज नोट कर रहे हैं तो मीन्स कि हमने पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताया लेकिन हम इंटरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंसीलमेंट आ गया। ठीक है, जो प्राइवेसी है, रिस्पेक्ट की, जो रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। डिसेप्शन entails that participants are not fully informed of the purpose of the study। ठीक है, अब इसमें आपने पार्टिसिपेंट्स को क्लियर नहीं बताया कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, मतलब आपने टोटली उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि आप क्या अपनी स्टडी में करने जा रहे हो और कब तक आपकी स्टडी होगी, ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है, पर्पस क्या है आपका स्टडी का, आप टोटली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देते। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में आपके पास क्या आ जाएगा, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, इसमें एग्जांपल है एनोनिमिटी, मींस आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, आप किसी के साथ उनका नेम या एज या कुछ भी आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ गया इन्फॉर्म कंसेंट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एथिक्स में। इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट सब्जेक्ट अंडरस्टैंड द रिसर्च एंड वॉलंटरी डिसाइड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, वॉलंटरी इन्फॉर्म कंसेंट हम इसलिए फील करवाता है कि हमें पता हो जाए, क्लियर हो जाए कि जो उसकी पार्टिसिपेशन वॉलंटरी है
ठीक है। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस पार्टिसिपेंट्स लर्न अबाउट द स्टडी प्रोसीजर इज बेनिफिट्स एंड देयर राइट्स और इन्फॉर्म कंसेंट की वजह से इसको आइडिया हो जाता है कि इसमें पर्पस क्या है, किस स्टडी का क्या प्रोसीजर यूज करना है, रिस्क कितने हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और क्या क्या राइट्स हैं सब्जेक्ट पे, ये सारी चीजें इसे थ्रू इन्फॉर्म कंसेंट पता चलती हैं। इंडिविजुअल साइन एंड इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंट ऑथराइज एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन स्टडी के बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन का। इसमें दी राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन राइट टू फुल डिस्क्लोजर ये दो मेजर कंपोनेंट है जिसकी बेस पे इन्फॉर्म कंसेंट बनना होता है। ठीक है, अब इन्फॉर्म कंसेंट के भी कुछ एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो टोटल इन्फॉर्मेशन जरूरी है बतानी चाहिए वो हम उसको बताएंगे। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन बाय पार्टिसिपेंट जो इन्फॉर्म कंसेंट की इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों उसको अंडरस्टैंड कर लें। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टिसिपेंट टू गिव कंसेंट। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि उस पार्टिसिपेंट की कॉम्पिटेंसी है भी कंसेंट देने की कि नहीं। ठीक है, जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं तो वल्नरेबल ग्रुप्स कॉम्पिटेंट नहीं होते आपको कंसेंट देने के लिए। फोर्थ पे आ गया वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट टेक पार्ट इन दिस स्टडी। तो उनकी वॉलंटरी कंसेंट हम ले लेते हैं पार्टिसिपेंट्स की। अब बताएं स्टडी में आप क्या क्या देखते हो, इंफॉर्मेशन में आप जो बताना चाहो बताओगे, डिस्कम्फर्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स कितने हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कौन सा है, कॉन्फिडेंशियलिटी आप मेंटेन रखोगे, कंपेंसेशन अगर आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो अगर उसे कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या कंपेंसेट आप कर सकते हो। ठीक है, कोई नया ट्रीटमेंट आप ऑफर करोगे या कोई आप मनी या किसी भी फॉर्म में इसको कंपेंसेट करोगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर रिसर्चर के लिए ताकि रिसर्च सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो रिसर्चर से इजीली कॉन्टैक्ट कर सके। स्टेटमेंट होगी कि पार्टिसिपेशन उसकी वॉलंटरी है। ठीक है, उसके पास ऑप्शन है तो किसी भी टाइम पे हमारी स्टडी से जा सकते हैं। ठीक है, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे कि वो हमारी स्टडी में कंटिन्यू करें अपनी पार्टिसिपेशन। इन्फॉर्मेशन बता देंगे पर्पस है हमारी स्टडी का, ड्यूरेशन क्या है हमारी स्टडी का, और ये टोटली जो हम करें वो हम रिसर्च की बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या रिस्क है, कौन कौन से डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। अगर इस टॉपिक की प्रीवियसली स्टडी हुई है तो लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम्स आई थी वो आप डिस्कस कर सकते हो, बेनिफिट्स बता सकते हो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर बता सकते हो, प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है। अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर में आप क्लियर बताओ कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर में आपके पास सिंपल स्पोर्टिव केयर होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्पोर्टिव केयर दे सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल ट्रीटमेंट एज अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी आप बताओगे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो टोटली कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कंपनसेशन एंड अवेलेबल ट्रीटमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो आप बताओगे कि आप क्या कंपनसेट कर सकते हैं, या तो उसको कोई नया ट्रीटमेंट ऑफर कर दो या आप कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट भी कर सकते हो और इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। सब्जेक्ट्स राइट्स में सब्जेक्ट का राइट है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो या आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका नंबर और फोन नेम और फोन नंबर, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो सब्जेक्ट का राइट है कि वो आपसे रिसर्चर से इजीली कॉन्टैक्ट कर सके। पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होगी और उसके पास ऑप्शन होगा किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकता है। कॉम्प्रिहेंशन है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन बता रहे हो, ठीक है, एक तो रिसर्चर्स को अंडरस्टैंड करे, दूसरा जिसको आप बता रहे हो पार्टिसिपेंट को वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, आप उसको क्लियर डिटेल में चीजें बता सको। अगर उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आपको कम टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, अगर उसको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो आपके पास आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा उसको समझाने के लिए। फिर हम कॉम्पिटेंसीज देखते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंसीज में जो लीगली जो जैसे वल्नरेबल्स ग्रुप है तो वो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कंसेंट दे सके। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे हम रिसर्च नहीं कर सकते। ठीक है, जो लोग अंडरस्टैंड कर सके बेनिफिट्स क्या हैं, रिस्क हैं आपकी स्टडी के, तो वो कॉम्पिटेंट है आपकी स्टडी में। ठीक है, वो कंसेंट दे सकते हैं। जैसे बताइए बच्चे हैं, बूढ़े हैं, डिसेबल लोग हैं, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या मेंटल इलनेस जिनको इश्यूज हैं तो वो आपके वल्नरेबल ग्रुप में ये कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो कंसेंट दे सके। फिर आगे वॉलंटरी कंसेंट लास्ट में हम उनसे साइन करवाते हैं कि वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इस स्टडी में। थ्योरेटिक मिसकंसेप्शन एक टर्म यूज करते हैं जिसमें क्या है रिसर्चर पार्टिसिपेंट को नहीं बताता कि वो रिसर्च पर्पज के लिए उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, उसको वो इसी तरह उसको एनरोल करते हैं कि पार्टिसिपेंट को लगता है कि जैसे रूटीन में मेडिकल केयर मिल रही है उसको वैसे ही केयर दी जा रही है। फिर कुछ कोड ऑफ एथिक्स बता देंगे, डिफरेंट सीक्वेंस हो। ठीक है, जैसे भी हमने लास्ट वाला 1995 में डिस्कस किया कि एएनए कि जो हम
एथिक्स है, हम उनको फॉलो करते हैं रिसर्च में, नर्सिंग रिसर्च में, ठीक है। इस तरह ऊपर साइकोलॉजिस्ट के जो प्रिंसिपल है वो साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ऊपर बायोमेडिकल जो भी हो गए रिसर्च के लिए वो यूज करते हैं। अच्छा, अब IRBs, ठीक है, इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड होते हैं, जिसको हम IEC भी कहते हैं, ERB भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट में होते हैं, ठीक है। वो आपके रिसर्च पेपर को रिव्यू करते हैं कि देखते हैं कि आपने सारे एथिक्स को फॉलो किया है, ठीक है, इसमें बेनिफिट्स कितने हैं, इसमें रिस्क कितने हैं, देन वो आपको अप्रूवल देते हैं कि आप ये स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब ये IRBs आपकी कॉलेजेस में भी होती हैं, ठीक है। अगर आपने वो आपको परमिशन देते हैं कि आप ये स्टडी कर सकते हो, फिर आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पे IRBs बनी होती है, फिर वो उसको रिव्यू करते हैं, फिर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट IRBs कमिटीज होती हैं जो रिव्यू करते हैं हमारे रिसर्च वर्क को, ठीक है। रोल भी बता देंगे कि वो रिव्यू करते हैं, रिसर्च को देखते हैं, कौन कौन सा यूज किया हुआ, बेनिफिट रिस्क से ज्यादा है, ठीक है। और जो इट मीन ज्यादा है, बेनिफिट होने चाहिए रिस्क से, रिस्क कम होने चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन कंसेंट फॉर्म मिलनी चाहिए वो सारी अवेलेबल है भी कि नहीं। अच्छा, IRBs में रिव्यूज के लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम रिव्यूज मीन जिनको रिव्यूज की ऐसी जरूरत नहीं होती। नंबर 2 पे एक्सपीडिटेड रिव्यू, जिनको एक्सपीडिटेड मीन जो एक्सपीरियंस्ड रिव्यूअर्स होते हैं उनको वो रिव्यू सेंड करते हैं, एंड कंप्लीट रिव्यू जिसमें टोटली डिटेल में रिव्यू करते हैं। एग्जाम रिव्यूज में, एग्जाम फ्रॉम रिव्यूज में वो स्टडीज आती हैं जिसमें रिस्क प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया, दी आइडेंटिफाइड डेटा मींस अगर आपके पास किसी पेशेंट का डेटा प्रेजेंट है लेकिन आप उसका नेम शो नहीं कर रहे, ठीक है, आप अपने सिंपल रिजल्ट्स को यूज करें या कुछ भी आप यूटिलाइज करें, लेकिन आप उसकी प्राइवेसी मेंटेन करके उसका नेम शो नहीं करते, उसकी एज नहीं बताते, ठीक है, उसकी डायग्नोसिस नहीं बताते, तो इस किस्म की जो आप रिसर्चेस करते हो तो उसके लिए ऐसा रिव्यू की जरूरत नहीं होती। एक्सपीडिटेड रिव्यू जिसमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि इसमें मिनिमल रिस्क अवेलेबल है आपकी स्टडी में, तो वो आपका जो रिव्यू है वो एक्सपीडिटेड रिव्यू की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब इसमें बताइए मिनिमम रिस्क कौन से हो सकते हैं, नॉर्मल जो डिस्कम्फर्ट या हार्म होता है नॉर्मल रूटीन लाइफ में, ठीक है, इससे ज्यादा बढ़ के मिनिमम रिस्क नहीं होंगे। जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करते हैं वो मोस्टली हम एक्सपीडिटेड रिव्यू से गो थ्रू होकर फिर हमें अप्रूवल मिलता है स्टडी करने का। अच्छा, जैसे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करते हैं, ठीक है, जैसे पार्टिसिपेंट को हम नहीं बताते कि उसको क्या ट्रीटमेंट जाए, तो हम उनसे कंसेंट फॉर्म लेते हैं, तो हम यही बताते हैं कि उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन एज इट इज हम उनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी ही रखते हैं, हम पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताते हैं, लेकिन इसमें हमें क्लियर होता है कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे पार्टिसिपेंट्स को कोई भी हार्म नहीं होगा। लास्ट है फिल्टर व्यूज, ठीक है, इसमें टोटल डिटेल में रिव्यू करते हैं कि कौन कितने मिनिमम, अब यहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़े ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसमें उन्होंने वल्नरेबल ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया हुआ, देन वो स्टडीज हमारी फुल रिव्यू की तरफ जाती हैं। टाइम ड्यूरेशन कितना चाहिए होता है, जो फर्स्ट 2 रिव्यूज है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्ते चाहिए होते हैं रिव्यू के लिए, ठीक है। तब तक हम वेट करते हैं वहां से अप्रूवल आए, देन हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। जो रिव्यू फुल रिव्यूज है उसके लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ या उससे भी ज्यादा का टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो तब तक हम वेट करते हैं कि ये अप्रूवल आए, देन हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। कुछ रिसर्च कंडक्ट है, ठीक है, जिसमें बताया गया है प्लेजरिज्म आता है, जिसमें आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिसमें जहाँ से इन्फॉर्मेशन दी होती है आप वहाँ को कोड नहीं करते, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लेजरिज्म आता है। गाइडलाइंस क्या है, जब आप कोई भी स्टडी देखो तो आप एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। वो स्टडी प्रूव हुई हुई IRBC के नहीं, उनमें जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है वो फिजिकली साइकोलॉजिकली इनको कोई इश्यू तो नहीं है, बेनिफिट्स ज्यादा है, रिस्क से कम तो नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को किसी भी किस्म से हम रिसीव तो नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्म कंसेंट यूज किया हुआ है, प्राइवेसी मेंटेन है, वल्नरेबल ग्रुप तो यूज नहीं किए हुए, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। यार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ी स्पीड मैंने ज्यादा रखी थी ताकि जल्दी से ये लेक्चर खत्म हो जाए, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, कुछ स्लाइड्स रहती हैं हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी जितना पढ़ा वो क्लियर है सबको, ठीक है, बाकी जो रह गया हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
फिर ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।